मारा हरियाणा। नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपके साथ अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। दिल्ली के उपराज्यपाल से सीएम सैनी की ओर से मुलाकात की गई है। चंडीगढ़ में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की गई। संत कबीर कुटीर में दोनों नेताओं के बीच में यह मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई है। संत कबीर कुटीर में गर्मजोशी से इस दौरान उपराज्यपाल का स्वागत किया गया। मुलाकात हुई है, तस्वीरें सामने आई हैं। थोड़ी देर में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से, जो कि मुलाकात की गई है। उपराज्यपाल की ओर से उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से मुलाकात की गई। संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ में उनका स्वागत किया गया है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, कई परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा विजन 2047 को लेकर भी चर्चा इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से की गई है। साढौरा की राजनीति में आज बड़ा उल्टफेर होने वाला है। आज बीजेपी में कांग्रेस विधायक के पति शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस से निलंबित विधायक है रेणु बाला, जिनके पति ऋषिपाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में उन्हें ज्वाइन करवाया जाएगा। बीजेपी ज्वाइनिंग की औपचारिक घोषणा होगी। आयोजित जनसभा में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और इस दौरान सस्पेंडेड रेणु बाला, जो कि विधायक हैं कांग्रेस से, उनके पति हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। पशुपालन परियोजनाओं का उद्घाटन भी सीएम सैनी की ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ऋषिपाल की बीजेपी में एंट्री से जिले की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी में रेणु बाला के पति ऋषिपाल शामिल होंगे। हमारे साथ हरीश कोहली फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या कुछ जानकारी है? ये जो बड़ी हलचल आज राजनीति में होने वाली है, कांग्रेस विधायक हैं जो सस्पेंडेड, उनके पति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जी देखिए, आज यमुनानगर जिले के अंदर मुख्यमंत्री हरियाणा जो है नायब सिंह सैनी दौरा करने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान पशुपालन से संबंधित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उसके पश्चात जो है वो एक व्यासपुर में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों को लेकर आम जन को साझा करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कुछ दिनों जो है ये राज्यसभा चुनावों के दौरान जो है कांग्रेस से विधायक रेणु बाला को निलंबित कर दिया गया था। आज उसी के मद्देनजर पिछले काफी दिनों से रेणु बाला भी जो है अपने पति के साथ जनसभाएं कर करके लोगों को मुख्यमंत्री की जो जनसभा के लिए आमंत्रित कर रही हैं और उनको बता रही हैं कि यहाँ पर आम जन की समस्याएं भी सुनी जाएंगी, जिनका मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा निपटारा भी किया जाएगा। हरीश, सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या इस दौरान रेणु बाला भी मौजूद रहेंगी? जी देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार पिछले दिनों रेणु बाला के दौरे रहे हैं, उसको मद्देनजर तो यही तक जानकारी मिल रही है कि रेणु बाला भी जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकती है। और हो सकता है जिस प्रकार ऋषिपाल जो उनके पति आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो हो सकता है कि रेणु बाला भी भाजपा का दामन थाम ले और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। जी, लेकिन फिलहाल जो हमने पहले भी बयान सुने हैं रेणु बाला की ओर से, उनकी ओर से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के। लेकिन आज उनके पति ऋषिपाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि क्या आने वाले टाइम में रेणु बाला भी बीजेपी में शामिल हो सकती है। मेरा सवाल यह है कि आज जो प्रोग्राम होने वाला है, आज वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्या रेणु बाला भी उनकी ज्वाइनिंग के दौरान मौजूद रहेंगी? जी देखिए, ये अभी ये तो भविष्य के उसमें गर्भ में छिपा हुआ है कि रेणु बाला भी ज्वाइन करती है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों रेणु बाला की और उनके पति ऋषिपाल की गतिविधियां रही हैं और वो भाजपा के लिए लोगों को यहाँ पर मुख्यमंत्री की जनसभा के लिए आमंत्रित कर रही है और लोगों को कह रही है कि उनकी जल्द ही समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज रेणु बाला ये दामन थाम सकती है कि नहीं, लेकिन निकट भविष्य में यही अभिप्राय लगाई जा रही है
कि रेणु बाला भी जल्द ही भाजपा का दामन थाम लेंगी। हरीश, एक बार समझना चाहेंगे इस पूरे जो मामले को, रेणु बाला को जब सस्पेंड किया गया था, क्या कुछ इस दौरान उनकी ओर से गलतियां की गई? राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग उनकी ओर से की गई थी। जी देखिए, राज्यसभा चुनावों के दौरान जो है 5 विधायकों के द्वारा जो है क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे और उनका कहना था कि ये जो है इन विधायकों ने जाकर जो है एक आजाद उम्मीदवार को, लेकिन वहीं पर जो है फिलहाल रेणु बाला के द्वारा इस बात का खंडन भी किया गया था और उनका कहना था कि ये सारा के सारा दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा जो है ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने इस संबंध में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार उनको अनदेखा किया गया और कांग्रेस के द्वारा उनको निलंबित कर दिया गया था, उसके पश्चात जो है रेणु बाला जो है पिछले काफी दिनों से शांत रही, लेकिन अब वो जो है पिछले काफी समय के साथ दिनों से वो है भाजपा के कार्यक्रमों में भी शामिल हो रही हैं और तमाम मीटिंगों में जो है सरकारी मीटिंगें हैं उनमें रेणु बाला को भी आमंत्रित किया जा रहा है। और रेणु बाला जिस प्रकार पहले अनुपस्थित रहती थी, लेकिन अब वो हर मीटिंग में उपस्थित रह रही है। इस बात को लेकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेणु बाला भी जल्द भाजपा का दामन थाम लेंगी। यह भी जानना चाहेंगे हरीश, जब कांग्रेस हाईकमान की ओर से यह फैसला लिया गया कि उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, क्या सस्पेंड जब से वह हुई हैं उसके बाद अपने इलाके में परियोजनाओं को लेकर, कार्यों को लेकर रेणु बाला कुछ सरगर्म रही हैं कांग्रेस विधायक होने के नाते? जी देखिए, कांग्रेस विधायक तो वो है ही है, लेकिन जो है कांग्रेस विधायक होने के नाते कह लीजिए या सस्पेंडेड विधायक होने के नाते वो अपने इलाके में लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए थी और लोगों को जो है मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जो है उनको लोगों को आमंत्रित कर रही थी और उनका कहना था कि जल्दी उनकी जो समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उनका जल्दी मुख्यमंत्री के द्वारा समाधान किया जाएगा। और यही इन्हीं सभी बातों को देखकर अटकलें लगाई जा रही है कि रेणु बाला भी जल्द भाजपा का दामन थाम लेंगी। ठीक है हरीश, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सरकार की ओर से जो कि मामले किए जा रहे हैं, परियोजनाएं की जा रही हैं, उनको लेकर हमला बोला गया है। हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कहा कि संगठित अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई रिपोर्टें इस दौरान पुष्टि कर चुकी हैं। गेस्ट टीचर्स पर हाईकोर्ट के फैसले पर हुड्डा की ओर से बयान दिया गया। कहा कांग्रेस सरकार के समय यह नीति सही बनाई गई थी। सरकार को अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। लाडो लक्ष्मी योजना पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भारतीय जनता पार्टी नायब सरकार पर तंज कसे गए हैं। कहा कि योजना में सरकार ने नई नई शर्तें जोड़ दी हैं और कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर भी उनकी ओर से जवाब दिया गया है। कोई ना कोई रोज कोई ना कोई वारदात, ये देखिए पूरी डिटेल तुम्हारी छापी हुई है भाई, दिखा देंगे सबको, इनकी छापी हुई है, मेरी छापी हुई नहीं है। इतना क्राइम जो है, हाँ रोज के एवरेज जो है 3 मतलब मर्डर 4 लाख का 3 ऐसे हर जिला में क्राइम बढ़ा है। और इसी बात से मैं हरियाणा सरकार को कहता हूँ कि जो कह रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छे हालात है, स्पेशल सेशन बुलाए क्राइम सिर्फ कानून व्यवस्था पे, और फिर देख लो तुरंत बुलाए सिर्फ कानून व्यवस्था की क्या परिस्थिति आज का। बिल्कुल हमारा फैसला ठीक था, हमारी नीति ठीक थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना, हाई कोर्ट ने माना, तो बाकी कर्मचारी था उनका सुप्रीम कोर्ट ने माना, तो अब हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट के बारे में मानना। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पॉलिसी थी वो जो बिल्कुल रेगुलाइजेशन की बिल्कुल सब कोर्ट ने मानी है और इनकी नीयत में था तो लगता है तक माना था। कोई भी हो उसको अपने उसमें रहना चाहिए, शोक नहीं होना चाहिए। अगर गाली देने से मरेगा तो भाई कोई भी देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा तो ज्यादा गाली देगा। कहाँ लागू किए लागू करिए, मैनिफेस्टो देखा था, मैनिफेस्टो देखा क्या, मैनिफेस्टो में क्या वायदा था इनका, हर महिला को देंगे। अब नए नए कानून बना रहे हैं 12 साल के बाद,
12 साल के बाद। वो कह रहे पॉलिसी हमारी आपसे बढ़िया थी, कांग्रेस के राज का अगर तुलना करो, पहले कितना कैश ओवर था, आज कितना कैश ओवर है। अरे तो पॉलिसी तो 2015 में बदल थी, जो हमारी पॉलिसी पे बदलाव समझ पाओ कहाँ है इनकी। बाकी इन्फ्लेशन है, अब डीजल का क्या भाव था, अब उस टाइम में 2 करोड़ था, आज कितने करोड़ हो गए भाई। मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो एक परिवार में भी रहता है, पार्टी में भी रहता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ हार्ट मतभेद नहीं होता, मतभेद नहीं होता, मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं। सब चाहते हैं कौन सा ये भाजपा में देखने को तो बड़ा कम मिलता है। बाद में देखा नहीं मिल सकते क्या। और यार में देखना पर पंजाब में डूब जाओ, रोज देगा कौन जितना डिफरेंस खुल के हरियाणा में है, भाजपा में किसी पार्टी नहीं। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀ ਤੇ 2015 ਚ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2023 ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2023 ਚ ਇੱਕ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿੰਗਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿੰਗ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਵਿੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਸਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿੰਗਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਿਸਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਲਿਸਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਕਾਮਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਕੈਡੇਟ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 1 ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਡੇਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਔਰ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਰਿਟਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਐਸਬੀ ਕਿਹਾ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम पहुंचे हैं और पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। प्रदेश स्तरीय स्तर पर पर्यावरण विभाग की ओर से इस दौरान आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और विधायक मुकेश शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और पर्यावरण मंत्री ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में कई अधिकारी और लोग भी शामिल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम पहुंचे और इस दौरान पौधारोपण किया गया था। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। अन्य विधायक मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और पर्यावरण मंत्री ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की है और इस दौरान जनसभा को संबोधित भी किया है। लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और विधायक मुकेश शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। बीजेपी की अन्य लीडरशिप भी इस दौरान मौजूद रही। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम पहुंचे थे। बड़ा हादसा हुआ है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान हादसे में
काम के बीच अचानक एक भारी क्रेन नीचे गिरी है और इस हादसे में 4 में से 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हादसे में मृतकों का आज पोस्टमार्टम होगा। गैंट्री मशीन कंटेनर के गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे में एक इंजीनियर और 2 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। वीरवार दोपहर करीब 3 बजे का समय जब यह दर्दनाक हादसा हुआ। रात 10 बजे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शवों को बाहर निकाला गया। हादसे में दबे 4 लोगों में से केवल एक व्यक्ति बचा है। तेज तूफान से बचने के लिए कंटेनर में इंजीनियर और मजदूर गए थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि यह बड़ा हादसा हो जाएगा और यह आखिरी समय होगा इनकी जिंदगी का। बताया गया कि सभी कंटेनर में बैठकर खाना खा रहे थे। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। फ्लाईओवर निर्माण में गैंट्री मशीन खांचे से सरक कर कंटेनर पर गिरी और इस दौरान यह नीचे गिरती है। मजदूरों की मौत हो जाती है। 4 लोग मौजूद थे, 4 में से 3 अपनी जान गंवा चुके हैं, एक ही जिंदा बचा है। गैंट्री मशीन कंटेनर के गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे में एक इंजीनियर और 2 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शवों को बाहर निकाला गया। एक व्यक्ति जिंदा बचा है। दोपहर 3 बजे का समय जब वीरवार को यह हादसा होता है। रात 10 बजे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शवों को बाहर निकाला गया। हादसे में दबे 4 लोगों में से केवल एक व्यक्ति जिंदा बचा। हादसे में जो कि 4 लोग मौजूद थे, खाना खाने के लिए ये कंटेनर में बैठे थे और हादसे में मृतकों का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम होगा और पूरी घटना को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। काम के बीच अचानक एक भारी क्रेन नीचे गिरती है और इन मजदूरों की मौत हो जाती है। 4 लोग इस कंटेनर में मौजूद थे, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और उनका आज पोस्टमार्टम होगा। हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। राजौंद की नायब तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। ड्यूटी से गायब मिलने पर स्नेहा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। स्नेहा का मुख्यालय भू अभिलेख निदेशालय पंचकूला जो कि निर्धारित किया गया, बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी। निलंबन अवधि में नियमों के तहत काम का भत्ता मिलेगा और किसी नौकरी या व्यवसाय में शामिल न होने का जो कि उनकी ओर से प्रमाण पत्र देना होगा। हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। अपनी ड्यूटी से निलंबित जो कि इनको कर दिया गया है, नायब तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक रहेगी। काफी नियम लगाए गए हैं अब स्नेहा को लेकर। निलंबन अवधि में नियमों के तहत ही काम का भत्ता मिलेगा और इसी के साथ ही राजौंद की नायब तहसीलदार स्नेहा को सस्पेंड कर दिया गया। बड़ा एक्शन लिया गया। किसी नौकरी या व्यवसाय में शामिल होने का ना होने का भी प्रमाण पत्र इनकी ओर से देना पड़ेगा। ड्यूटी से गायब मिलने पर स्नेहा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। ड्यूटी से गायब थी, कोई जवाब नहीं दिया गया, तो यह पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। वहीं कनाडा में एक कुरुक्षेत्र के व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मनदीप सिंह की स्विमिंग पूल हादसे में जान गई है। नहाने के दौरान पैर फिसलने से यह बड़ा हादसा हुआ। 3 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा युवक, लेकिन 2 साल पहले बेहतर भविष्य के लिए कनाडा गया था। हैमिल्टन शहर में दोस्तों के साथ युवक यह घूमने गया था। आज सुबह घर पहुंची मनदीप की पार्थिव देह देखकर परिजनों ने जो कि शोक जताया है। परिजनों ने नम आंखों से उसका अंतिम संस्कार किया। दिसंबर में मनदीप की शादी होनी थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र का रहने वाला मनदीप, जिसकी कनाडा में मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मनदीप सिंह की स्विमिंग पूल हादसे में जान गई है। 3 दिन तक मनदीप जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन आखिर में वह हार गया और 2 साल पहले ही अच्छे भविष्य के लिए वह कनाडा गया था। और इस दौरान दोस्तों के साथ जब वह घूमने गया तो स्विमिंग पूल में उसकी मौत हो गई। पैर फिसलने से उसके साथ यह हादसा हुआ। आज परिजनों की ओर से उसका अंतिम संस्कार किया गया है।
वहीं पंचकुला में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे। जेआईसीए द्वारा वित्त घोषित परियोजनाओं का शुभारंभ उनकी ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंच चुके हैं। जेआईसीए द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का शुभारंभ इस दौरान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप भी इस दौरान मौजूद है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंचकुला में आज सीएम सैनी पहुंचे हुए हैं। विशेष प्रोग्राम के दौरान शुभारंभ करने के लिए पहुंचे। जेआईसीए द्वारा पोषित जो कि आज परियोजनाओं का यहां पर शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से संबोधित भी किया जाएगा और परियोजनाओं को लेकर हरियाणा विजन 2047 को लेकर एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। एयरफोर्स अकैडमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਬੇਟੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਸ ਕੀ ਅਚੀਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 377 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਔਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 377 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਧੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 1.5 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 2 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਾਡਾ ਅਮੀਨ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ NCC ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ? ਆਮ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, 5% ਫੀਸ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਕਨਿਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿਕਨਿਕ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਕੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ, ਚਾਹੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੈਸ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਫਰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੀਰ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਬਾਬਾ ਦਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀ ਪਾਈਟ ਸੈਂਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਦਰ ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਸਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਸ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਪਲੇਸ। Okay, ji, thank you so much. Sir, one question. Sir, this is a good effort which the government is doing for the women. But as far as the women safety is concerned, sir, last night one incident took place where a woman was brutally murdered in Mohali. So, you think more needs to be done for women's safety as well? Definitely, ji, there is always room for improvement. I think all best efforts should be made for everybody's security, especially for women's security. Sir, one political question, if you don't mind.
that BJP ਦੇ ਵਿੱਚ sir ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ took charge, ਲੇਕਿਨ Dr. Amrinder Singh has distanced himself. ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ. Plus he has also said that he has reservations. He's not a good choice. So BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ. ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਸਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੈਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਰ ਚਲਾਇਓ ਇਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਮੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਪੁੱਛੋ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਬੀਜੇਪੀ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हमारा हरियाणा।